भाई, पार्ट 1 में बहुत कल्ली बकचोदी, बहुत बता दिया इन्वेस्टिंग के बेसिक्स के बारे में, बहुत कर लिया हमें प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट के लिए। पर क्या अब बतागा कि एक मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढा जाए? सो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी एज का फायदा ले सकते हो और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढ सकते हो। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए बिना किसी देरी के वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। एक 10 बैगर स्टॉक को ढूंढने की सबसे बेस्ट प्लेस है आपके घर के पास, लाइक शॉपिंग मॉल, आपका ऑफिस, मेडिकल स्टोर एक्सेट्रा। एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस जियो, जो कि आप सबकी आंखों के सामने ही ग्रो कर रहा था, पर आपने कभी उसे पहचाना ही नहीं। रिलायंस ने जब रिलायंस जियो को लॉन्च किया था ना, तब रिलायंस के शेयर की प्राइस 500 से 600 700 रुपए के आसपास थी, और उसी कंपनी के शेयर की प्राइस आज 2300-2400 रुपए के आसपास है। यानी कि यदि आप बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते और आसपास नजर ही दौड़ा लेते, तो आप एक मल्टीबैगर स्टॉक को पहचान ही लेते। इसके लिए जरूरी नहीं था कि आप रिलायंस के एम्प्लॉई हो, सब आपकी आंखों के सामने ही हुआ है। या फिर जरूरी नहीं कि आप वी के एक ऑफिस में काम करते हो और आपको पता लग रहा है कि कंपनी कर्जे में है, बल्कि रोज न्यूज हेडलाइंस पर आ रहा था कि वोडाफोन आइडिया डूबने वाला है, डूबने वाला है, डूबने वाला है। और फिर भी लोग भागते हैं कि ये पेनी स्टॉक है, मेरे पैसे 5 गुना करेगा, 10 गुना करेगा। तो आई डोंट थिंक सो। इसके अलावा भी आप में से अधिकतर पैराशूट का तेल इस्तेमाल करते होंगे, लाइक मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो बस आपको आपसे खुद से एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या यहाँ लिस्टेड है? बट अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी एज का फायदा उठा ही नहीं पाते हैं। अक्सर जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो फार्मा सेक्टर और जो मतलब मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कंपनी है ना, उन्हें छोड़कर बस टेक्नोलॉजी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। आगे ऑथर डबल एज के बारे में बताते हैं। पहली है प्रोफेशनल एज, जो कि आपको बताती है कि एक शेयर को कब खरीदना है और एक शेयर को कब बेचना है। सेकेंड है कंज्यूमर की एज, जो कि मदद करेगी आपको एक स्मॉल फास्ट ग्रोइंग कंपनी को ढूंढने में। अब आप में से बहुत से बोलेंगे कि भाई मेरी नजर में तो बहुत से स्टॉक है, क्या उन्हें खरीद लूं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी तो रिसर्च शुरू हुई है। क्योंकि यदि आप विदाउट रिसर्च इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप पोकर गेम खेल तो रहे हो, पर बिना अपने कार्ड को देखे हुए। तो देखो यार, बॉटम लाइन यह है कि यदि आप देख रहे हो कि कोई एक ब्रांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यदि वहां एक लिस्टेड स्टॉक है, तो देखिए कि वो जो अपनी पूरी पेरेंट कंपनी है उसके अंदर कितना हिस्सा सेल्स का रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसका एक प्रोडक्ट है पेम्पर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, पर वहां जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्रुप की जो पूरी की पूरी सेल्स है ना, उसका बहुत ही छोटा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप बस पेम्पर्स की सक्सेस स्टोरी को देखकर प्रॉक्टर एंड गैम्बल में पैसा लगा दोगे, तो आप पैसे बर्बाद भी करके आ सकते हो। सो कंपनी की साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। आप एक बहुत बड़ी कंपनी में पैसे लगाकर ये नहीं सोच सकते कि ये मेरे पैसे 10 गुना 20 गुना कर देगी। लाइक एप्पल, जो कि अभी एक टाइम पर 3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी थी। तो आप ये सोचोगे कि यार एप्पल के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो मैं मेरे पैसे लगा दूं। तो भाई 3 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। अब कंपनी को 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन की थोड़ी ना बन जाएगी, ये भी तो कॉमन सेंस लगाना होगा। और हाँ, एप्पल है, बन भी सकती है, बट चांसेस आर वेरी लो। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि कंपनी की साइज कैसे पता करें? तो देखो यार, सिंपली आप टिकर टेप पर भी देख सकते हो कि कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। या फिर आप नॉर्मली जो कंपनी के शेयर आउटस्टैंडिंग है ना, उनको यदि हम अपन शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो कंपनी की एक पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। और यदि वैल्यू उसके आ रही है कुछ 5000 करोड़ के आसपास, तो वो एक स्मॉल कंपनी है। अगर 5000 से 20000 करोड़ के आसपास आ रही है, तो कंपनी एक मिड कैप है। और यदि 20000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है, तो मतलब कंपनी बहुत ही ज्यादा लार्ज है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कंपनी की साइज को कैसे पता कर सकते हो। यदि आपने अब कंपनी की साइज को पता कर लिया है, तो आपको कंपनी को 6 कैटेगरी में बांटना है: स्लो ग्रोवर्स, स्टालवर्ट या कहो तो मीडियम ग्रोवर्स, फास्ट ग्रोवर्स, साइक्लिकल, असेट प्ले, एंड लास्टली टर्न अराउंड्स। स्लो ग्रोवर्स वह कंपनी होती है जो कि बहुत ही धीरे धीरे स्पीड से ग्रो करती है। ये कंपनियां अधिकतर लार्ज कैप्स होती है, जो कि अपने मैच्योरिटी स्टेज पर आ चुकी है और अब बस धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यानी कि समझ सकते हो कि जो अपनी जीडीपी जिस रेट से ग्रो कर रही है ना, उसी रेट से ये कंपनियां ग्रो कर रही है। और पहले ये कंपनियां फास्ट ग्रोवर थी, बट जब कंपनी एक मैच्योर स्टेज पर पहुंच जाती है ना, तो उसकी ग्रोथ रुक ही जाती है। और ये कंपनियां अपने जो रेगुलर डिविडेंड होता है ना, उनकी वजह से जानी जाती है। स्टालवार्ट्स या फिर मीडियम ग्रोवर कंपनियां वहां हैं जो स्लो ग्रोवर कंपनियां है ना, उनसे थोड़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है, लाइक रिलायंस।
यदि आप इनमें सही टाइम पर एंट्री ले लोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लाइक जब कोविड जैसी सिचुएशन आती है ना, तब जो मीडियम ग्रोवर कंपनी होती है ना, यदि उनमें आप एंट्री लेते हो तो आपके रिटर्न के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फास्ट ग्रोवर्स कंपनियां वहां होती है जो कि आपके पैसों को 20 से 25% ग्रो करती है। सही मायने में यदि आपको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना यानी कि 1000 गुना तक भी करना है पैसे, तो आपको फास्ट ग्रोवर कंपनियों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि फास्ट ग्रोवर कंपनियां फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में ही हो। लाइक पतंजलि जो कि FMCG जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, जहां की बहुत ही धीरे धीरे मार्केट ग्रो करता है, पर पतंजलि एकदम से आया और बाबा जी ने सबका ढाबा बंद करवा दिए। और देखो यार, जहां पर रिटर्न ज्यादा आता है वहां पर रिस्क भी उतनी ही ज्यादा आती है। और जैसे ही रिसेशन का समय आता है ना, तब ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाती है, क्योंकि इनके बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी धूप कभी छांव, यही कहानी है साइक्लिकल की यार। यदि आप गौर से ऑटो इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो वो जब लोगों के पास में ज्यादा पैसे होते हैं ना, तभी ग्रो करती है, अन्यथा धीरे धीरे डिक्लाइन ही चलता है। तो यही होती है साइक्लिकल कंपनी। और यदि आप साइक्लिकल कंपनीज में गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हो ना, तो आप बहुत लॉस खाकर बैठोगे। और वहीं यदि आपने सही टाइम पर मौके पर चौका लगा दिया ना, तो आप बहुत सारे पैसे छापोगे। पर मैं तो बोलूंगा कि यदि आप नए इन्वेस्टर हो ना, तो साइक्लिकल कंपनियों से दूर ही रहो। टर्न अराउंड में वो कंपनी आती है जो कि तेज हवा में उस दिए की तरह है जो कि बुझ कर जल रही है, यानी कि इनका कोई भरोसा नहीं कि कब बुझ जाए या फिर कब जल जाए। तो ये कंपनियां ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चर कर रही है, खुद की पॉलिसीज बदल रही है कि काश हम बच जाए, हमारे पुराने पाप धुल जाए। बट ऐसा बहुत ही मुश्किल चांसेस, मतलब बहुत ही कम चांसेस में होता है। बट ये कंपनी भी आपके पैसे 10 गुना 20 गुना करवा सकती है। और इसका एक एग्जांपल दूं तो अनिल अंबानी की सारी कंपनियां। असेट प्ले में वो कंपनी आती है जिनके पास में कोई ना कोई एक वैल्यूएबल असेट है, लाइक एक रियल एस्टेट या फिर ज्यादा केस, या फिर हो सकता है कि कंपनी की गुडविल, या फिर कंपनी के पास में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मतलब जो समझना हो समझ लो, पर मतलब कोई असेट है कंपनी के पास। तो यदि आप स्टॉक्स को इन कैटेगरी में बांट दोगे तो यहाँ अपनी स्टोरी का पहला पार्ट है। यदि आप कंपनी का बिजनेस समझते हो तो आप उसकी स्टोरी को इजीली समझ जाओगे। आगे ऑथर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें आप चेकलिस्ट बनाकर एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो। तो चाहे तो आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं पर नोट कर लेना। कंपनी का नाम बहुत ही डल है, या कंपनी बहुत ही बोरिंग काम कर रही है, या कुछ ऐसा कर रही है जो कि डिसएग्रीएबल है, लाइक फ्यूनरल कंपनी। आई डोंट नो ये पॉइंट यहाँ पर ऑथर ने क्यों रखा है। इसके अलावा बड़े इंस्टीट्यूशनल और एनालिस्ट की जिस कंपनी पर नजर नहीं है और ना ही वो उस कंपनी को ओन करते हैं, कंपनी के खिलाफ कुछ रूमर्स उड़ रहे हैं, या कंपनी बहुत ही डिप्रेसिंग काम कर रही है, कंपनी नो ग्रोथ इंडस्ट्रीज में है। बहुत से लोग हाई ग्रोथ इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं और अधिकतर हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज की कंपनियां ओवर वैल्यूड हो जाती है। कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक नीश है, लाइक गो कलर्स। कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि लोगों को खरीदने पड़ेंगे बार बार, लाइक ITC जो कि सिगरेट बनाती है, धुआं उठाने के लिए खरीदने तो पड़ेंगे। कंपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और कॉस्ट कंपनी की कम से कम हो रही है। और आई थिंक इसका एक ही एग्जांपल मेरी नजर में आता है, वो है पीडीलाइट। कंपनी के प्रोमोटर्स या कहो तो जो इनसाइडर्स है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आदि कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं। देखो, कंपनी के शेयर सेल करने की तो बहुत सारी वजह हो सकती है प्रमोटर के पास, बट कंपनी के शेयर परचेस करने की एक ही वजह होती है कि शेयर प्राइस बढ़ेगी, लाइक एलन मस्क जिन्होंने ट्विटर खरीदने के लिए अपने शेयर बेचे थे। और लास्टली कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर रही है। बायबैक करने से कंपनी का EPS इंक्रीज हो जाता है। लाइक मान लो किसी कंपनी की अर्निंग थी 100 रुपए और उसके 100 ही शेयर थे मार्केट में, तो हर शेयर के ऊपर EPS थी 1 रुपए। बट वहीं यदि मान लो कंपनी बायबैक कर लेती है अपने 10 शेयर को, यानी कि अब उसके मार्केट में शेयर रह गए बस 90, और यदि अब वो सेम 100 रुपए की अर्निंग कर रही है, तो उसकी अर्निंग 1 रुपए से बढ़कर 1.1 रुपया हो जाएगी। आगे ऑथर बताते हैं कि आपको कुछ कंपनियों को बहुत ही ज्यादा मतलब अवॉइड करना है, जो अगर वो आपको पास में दिख जाए तो उनसे 10 फीट दूर हो ही जाना है। इनमें सबसे पहली कंपनी आती है जो कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट स्टॉक चल रहा है ना, उससे बहुत ही ज्यादा दूर रहो। और जिस कंपनी को बहुत से एनालिस्ट रिकमेंडेड कर रहे हैं ना, उससे भी दूर रहो। और इसके अलावा जो कंपनी नेक्स्ट बिग समथिंग बन सकती है, लाइक जो कंपनी नेक्स्ट रिलायंस जियो, नेक्स्ट अडानी एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट एप्पल बन रही है ना, इन्हें भी अवॉइड करो, क्योंकि एप्पल है और नेक्स्ट वेक्स्ट कुछ होता ही नहीं है। जो कंपनी अनरिलेटेड बिजनेस को एक्वायर कर रही है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, यानी कि डिवोर्स कर रही है। यदि कंपनी रिलेटेड बिजनेस को एक्वायर करती है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अनरिलेटेड बिजनेस को एक्वायर करती है ना, तो बहुत ही गलत बात है। लाइक अडानी, जिसने कि अभी एक सीमेंट कंपनी को एक्वायर किया, तो देखो अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है,
तो उसमें सीमेंट एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो उसने अगर सीमेंट कंपनी को खरीदा है तो उसके लिए फायदा है, बट यदि मान लो वो किसी दूसरी चीज को खरीदता तो ये तो उसके लिए बहुत ही गलत हो जाता ना यार। लाइक किंगफिशर, जो कि जिसका मन आ रहा था उस कंपनी को खरीद रहा था। इसके अलावा जिस कंपनी का रेवेन्यू किसी एक ही कस्टमर या फिर एक ही कंट्री या फिर एक ही जियोग्राफी पर डिपेंड करता है, उससे भी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि अगर लॉस एंड रेगुलेशन या फिर अगर कस्टमर नाराज हो गए ना तो कंपनी के फाइनेंशियल हिल जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का आईटी सेक्टर। आगे ऑथर अर्निंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मान लो एक कंपनी का स्टॉक 2 रुपए से 50 रुपए पर पहुंच गया और अब आपको कोई सलाह देता है कि इस कंपनी को बाय कर लो, तो खुद से क्वेश्चन आना चाहिए कि वहां कौन सी चीज होगी जो कि इसके शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ाएगी। तो उसका आंसर एक ही आएगा कि कंपनी की अर्निंग और असेट। कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करना उसी प्रकार है जिस प्रकार आप आपके आसपास की किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर आदि को बाय करने से पहले करते हो। लास्टली ये मेरे को कितना ज्यादा रिटर्न देगी। और अधिकतर समय हम कंपनी के फ्यूचर अर्निंग के आधार पर ही कंपनी के स्टॉक की प्राइस डिसाइड करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में लॉस ही क्यों ना कर रही हो। और इसका एग्जांपल है अमेज़न, जो कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट बहुत दिनों से देखा ही नहीं था, पर जब उसने प्रॉफिट दिखाया ना अपने इन्वेस्टर्स को तो माला माल कर दिया और एक 1 ट्रिलियन से ऊपर की कंपनी बन गई। एक कंपनी 5 तरीकों से अपने अर्निंग इंक्रीज कर सकती है। कॉस्ट कम करके, प्राइस बढ़ाकर, नए मार्केट में एक्सपांड करके, ज्यादा प्रोडक्ट बेचकर, या फिर अपनी जो लॉस मेकिंग यूनिट है ना उसे बेचकर। तो देखो कि यार किसी कंपनी ने इन 5 में से किसी ना किसी चीज को फॉलो किया है या फिर नहीं। चलिए अब फेमस पी रेशो के बारे में बात करते हैं। पी रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसको निकालने के लिए हम प्राइस ऑफ शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं। और देखो यार, ये आराम से आजकल जितने भी स्क्रीनर है ना उन पर आराम से मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। पी रेशो आपको बताता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। और पी रेशो के ऊपर डिटेल्ड वीडियो में जरूर लाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि अब बहुत ही ज्यादा गिर गई है। जब स्क्रिप्ट लिख रहा था तब नहीं गिरी थी, बट अब समझ सकते हो कि फिर भी वो थोड़ी महंगी ही है, क्योंकि उसके सेक्टर का पी अभी भी 52 है और कंपनी का पी शायद 100 के ऊपर है। पर देखो यार, हम पी रेशो के आधार पर ही अपने डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी की अर्निंग हर साल चेंज होती है। प्लस जो भी ग्रोथ स्टॉक्स है ना वो अधिकतर ज्यादा ही पी पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि यार ये तो ओवर वैल्यूड है, इसको छोड़ दो, क्योंकि इससे तो हमारी जो ग्रोथ कंपनी है ना उनमें अपने पैसे डबल तिगुने करने की अपॉर्चुनिटी ही मिस हो जाएगी। बट हाँ यार, जहां पर भी जिस सेक्टर में स्लो ग्रोथ रहती है ना वहां पर जिन कंपनियों का ज्यादा पी है ना उनमें इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और यदि आप बस पी के आधार पर ही डिसीजन लेते हो इन्वेस्टिंग का तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि पी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और आप पूरे मार्केट को भी पी रेशो से समझ सकते हो कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो ला दूंगा कि आप मार्केट को कैसे वैल्यू कर सकते हो। यदि अभी तक आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली है तो उसके बारे में एनालिस्ट रिपोर्ट पढ़ो, खुद की थोड़ी बहुत रिसर्च करो, ये ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उन्हें चेक करो, उसके प्रोडक्ट यूज करके देखो और फिर 2 मिनट का मोनोलॉग बनाओ और खुद को बताओ कि आखिर यह कंपनी कैसे सक्सेसफुल होगी। लाइक कंपनी की खुद के मन में स्टोरी बनाओ। चलिए अपनी जो 6 कैटेगरीज है उनके आधार पर कंपनी का मोनोलॉग बनाते हैं। देखो लाइक यदि आप स्लो ग्रोवर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा डिविडेंड में होगा। तो इसकी स्क्रिप्ट इस प्रकार होगी कि कंपनी की अर्निंग पिछले 10 साल से इंक्रीज हो रही है, कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, और हाँ जब रिसेशन भी आया है ना तब भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि कंपनी अच्छी कंपनी है। यदि वही साइक्लिकल कंपनी है तो आपकी स्क्रिप्ट कंपनी के बिजनेस कंडीशन, इन्वेंट्री और प्राइस के आसपास रिवॉल्व होनी चाहिए। लाइक फॉर ऑटो इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट पुश कर रही है क्या सबको ईवी बाय करने के लिए, कौन है सबसे बड़े प्लेयर, क्या कंपनी की इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है या फिर कंपनी ज्यादा माल बेच रही है, कंपनी अपनी प्राइसेस कैसे डिसाइड कर रही है। और यदि वही कंपनी असेट प्ले है तो खुद से पूछो कि कंपनी के पास वहां कौन से असेट है और उसकी कितनी वर्थ है। यदि कंपनी स्टालवार्ट यानी कि मीडियम ग्रोवर है तो कंपनी के पी रेशो पर ध्यान दो। और वहीं यदि कंपनी फास्ट ग्रोवर है तो देखो कि कैसे कंटिन्यू रख सकती है कंपनी अपनी फास्ट ग्रोथ को। तो यदि आप इन थीम के आधार पर स्टोरी बनाते हो तो ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। और आप कंपनी के बारे में बहुत से फैक्ट्स उनकी एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो या एनालिस्ट रिपोर्ट्स में, या कभी कभी तो आप कंपनी से खुद भी कांटेक्ट करके डिटेल निकलवा सकते हो। और लास्टली यार, इंटरनेट तो है ही सही, जो कि बहुत बड़ा समुद्र है, बस वहां से आपको मोती चुनने हैं। आगे ऑथर ने कुछ फेमस नंबर्स के बारे में बात की है। उनमें पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स। यदि आप किसी कंपनी को उसके किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वजह से पसंद करते हो
तो देखो कि वहाँ सेल्स में कितना हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरी बात करें तो मुझे जियो बहुत ही ज्यादा पसंद है और वह रिलायंस के रेवेन्यू में 10% से ज्यादा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। पी रेशो, यदि कंपनी का पी उसके ग्रोथ से कम पर मिल रहा है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। एक कंपनी एक्स है जो कि हर साल 15% से ग्रो कर रही है और वहीं उसका पी अगर 12 पर है तो यहाँ बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। थर्ड है कैश पोजीशन, कितना कैश है कंपनी के पास जो कि हेल्प करता है मंदी में। और कभी कभी कंपनी के पास बहुत कैश होता है तो वो हेल्प करता है कंपनी को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में, जब रिसेशन के टाइम पर कुछ कंपनियां बिकवाली पर आ जाती है तब। इसके अलावा नेक्स्ट है डेट फैक्टर, देखो कि कंपनी के पास में कितनी ज्यादा उधारी है, जिसको कि आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी की साइड देख सकते हो। जितनी कम डेट होगी ना उतना अच्छा है। और यदि आप टर्न अराउंड कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो डेट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि यदि ज्यादा डेट हुई ना तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है बुक वैल्यू, देखो कि कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है और देखो कि कंपनी की शेयर प्राइस कम है क्या बुक वैल्यू से, जिसे कि आप पीबी रेशो के आधार पर पता लगा सकते हो। रिलायंस का पीबी रेशो भी 1.76 है, यानी कि कंपनी के पास में जितनी बुक में वैल्यू है ना उससे कंपनी के शेयर की प्राइस 1.76 गुना ज्यादा तेज है। और यदि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस करो कि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में कितना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर है इन्वेंट्रीज, देखो कि कंपनी की इन्वेंट्री हर साल इंक्रीज हो रही है या नहीं। यदि कंपनी की इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है ना तो ये समझ में आएगा कि कंपनी का बहुत सारा स्टॉक अनसोल्ड है। और यदि कंपनी का स्टॉक अनसोल्ड है और यदि कंपनी कोई फैशन इंडस्ट्री है तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देगी, क्योंकि जैसे ही अगर कोई फैशन चला गया ना तो उस चीज को कोई 2 रुपए में भी नहीं पूछने वाला। और यदि आप साइकिलिकल कंपनियों को भी देख रहे हो ना तो देखो कि यदि कंपनी की इन्वेंट्री बफर रह रही है ना तो सेक्टर में थोड़ा थोड़ा रिसेशन आ रहा है। नेक्स्ट चीज देखो कि क्या कंपनी अपनी प्राइस इंक्रीज कर रही है और फिर भी उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं या फिर नहीं। एप्पल जो कि अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस हर बार इंक्रीज करती है और फिर भी लोग बिल्कुल धूम धमाके के साथ में बहुत ही ज्यादा खरीदते हैं। और इसके अलावा सिगरेट कंपनी जिनके भी शेयर की प्राइस बढ़ती ही रहती है और वो अपने प्रोडक्ट की भी प्राइस बढ़ाते ही रहते हैं। और इन सब फेमस नंबर का सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो कि कंपनी का मार्जिन कितना है और देखो कि क्या कंपनी का मार्जिन हर साल इंप्रूव हो रहा है या फिर नहीं। जितना ज्यादा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और जितना ज्यादा उसका मार्जिन है ना उतना ज्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। और लास्टली देखो कि कंपनी के पास में कोई हिडन एसेट है या नहीं। और देखो यार, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद भी एक बार और रीचेक करो और देखो कि कंपनी खरी उतर रही है कि नहीं। बस ये नहीं कि बस एक बार एनालिसिस कर लिया और कंपनी को भूल गए। देखो यार, कंपनी की हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है, हर क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं, तो उन्हें भी गौर कर देखो, क्योंकि देखो कंपनी के अलग अलग फेसेस होते हैं। मान लो आपने किसी कंपनी में जब वो बिल्कुल फास्ट ग्रोवर थी तब एंट्री मार दी और उसके बाद में आप बिल्कुल भूल गए तो, और मान लो कंपनी धीरे धीरे गिरने लग गई, तो कम से कम आपको एक आइडिया मिलेगा कि अपने को अब बाहर हो जाना चाहिए। तो यहाँ होता है हमारा सेक्शन 2 एंड। पर आई होप आप सब कुछ भूल गए होंगे, तो चलिए इसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कंपनी के नेचर को और आप कंपनी को क्यों होल्ड कर रहे हो उसको समझना जरूरी है। और कंपनी को किसी भी एक कैटेगरी में डालो, जो अपन ने 6 कैटेगरी बनाई थी उनमें थी स्लो ग्रोवर्स, मीडियम, फास्ट ग्रोवर, साइक्लिकल, असेट प्ले, टर्न अराउंड। और हाँ, एक बात याद रखो, छोटी कंपनी जल्दी बड़ी बनती है, ना कि बड़ी कंपनी ज्यादा बड़ी बनती है। होल्ड स्टॉक को अवॉइड करो और जो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की जगह पे डाइवोर्सिफिकेशन कर रही है उन्हें अवॉइड करो। पहले कंपनी को खुद प्रूव करने दो। ऐसा नहीं कि कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया और आप उसमें कूद जाओ, थोड़ा समय दो। सिंपल कंपनी में इन्वेस्ट करो या जो कंपनी के पास में एक स्पेसिफिक नीश है ना उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। डेट पर ध्यान दो। टर्न अराउंड कंपनी से आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, बट आपको समझना होगा कि आपको एंट्री कब लेनी है। कुछ समय रिसर्च में बिताओ, एटलीस्ट 1 घंटा तो एक हफ्ते में निकालो ही रिसर्च के लिए। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो बाइंग अवॉइड कर दो। इसके अलावा पी रेशो पर ध्यान दो कि कंपनी का पी रेशो कंपटीशन से कहां पर स्टे कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल के ओनरशिप देखो, प्रोमोटर्स के शेयर देखो कि वो बाय कर रहे हैं या फिर नहीं। पार्ट 3 द लॉन्ग टर्म व्यू। पार्ट 3 में ऑथर ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बताया है, जो कि आपको मैक्सिमम गेन देगा और आपकी रिस्क को कम से कम कर देगा। कब खरीदना है, कब बेचना है, प्लस जब मार्केट कोलैप्स कर जाता है तब क्या करें, उस पर भी ऑथर ने बात करी है। तो चलिए सबको समझते हैं धीरे धीरे। देखो यार, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है, पर आपको आपके पोर्टफोलियो में कभी भी एक ही सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहना है और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना है। और हाँ, उसी के साथ में आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन से भी बचो। और अपने पोर्टफोलियो में जो रियल एस्टेट है ना
उसे भी ऐड कर सकते हो और गोल्ड वगैरह को भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे पूछते हैं कि बेस्ट टाइम टू बाय अ स्टॉक कब है। तो देखो यार, बेस्ट टाइम कोई सा भी नहीं है। जब आपको पता लग जाए कि ये कंपनी लिस्टेड है और आपने उसके ऊपर पूरी की पूरी एक रिसर्च कर ली है, तो वहाँ सबसे बेस्ट समय है। और सेकंड बेस्ट समय है जबकि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाता है, यानी कि जब रिसेशन आ जाता है और सब लोग स्टॉक से भागते हैं ना, उस समय आपको बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप उस समय बाय कर सकते हो। और आपको स्टॉक कब सेल करना है इसके ऊपर ऑथर ने बहुत ही ज्यादा घुमाया है। बट जब भी आपको लगे कि कंपनी बहुत ही बड़ी हो गई है या कहीं और आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, लाइक वॉरेन बफेट ने कोका कोला को अभी तक होल्ड करा है क्योंकि उन्हें डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी इससे अच्छी नहीं मिलेगी। या फिर आप कंपनी को तब सेल कर सकते हो जब वो सही से परफॉर्म ना कर रही हो, यानी कि पार्ट 2 के जो पॉइंट्स है ना उन्हें फॉलो नहीं कर रही है ना, तो कंपनी को बेच दो। फॉर एग्जांपल जो स्लो ग्रोअर्स कंपनी है ना, यदि वो अपना डिविडेंड्स कट कर दे, या फिर जो फास्ट ग्रोअर कंपनी है वो अपनी ग्रोथ रोक दे, मीडियम ग्रोअर कंपनी का पी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, जो टर्न अराउंड कंपनी है उनका टर्न अराउंड अगर फेल हो जाए, और साइक्लिकल कंपनी में यदि कंपनी की सेल्स डिक्रीज हो जाए या फिर साइकिल का एंड हो जाए, तो आप उन्हें बेच सकते हो। आगे ऑथर ने कुछ साइकोलॉजी बताई है इन्वेस्टर्स की, लाइक ये कंपनी इतनी गिर गई है अब थोड़ी ना गिरेगी, या ये कंपनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है अब थोड़ी ना बढ़ेगी। मैंने इस कंपनी को तो मिस कर दिया, बट जो अगली बार जो कोई बड़ी कंपनी बनेगी ना उसे मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। आगे ऑथर ने फ्यूचर्स, ऑप्शंस, शॉर्ट्स के बारे में बताया है, जहां ऑथर बताते हैं कि जब आपके पास में इनका प्रॉपर नॉलेज और स्किल ना हो तब तक अपने पैसों को मत लगाओ, वरना जितने आपके डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं होंगे ना उससे ज्यादा आप बर्बाद कर दोगे। और जो नए इन्वेस्टर है ना उन्हें तो ऑथर इन चीजों को अवॉइड करने की कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये सब जुआ ही है। सो फाइनली गाइस, ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप एक प्यारी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस बुक की समरी पर बनाऊं या फिर किस टॉपिक पर बनाऊं। साथ ही मेरा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कोर्स भी चल रहा है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।